अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा से जो जंगी तनाव है वो नेक्स्ट लेवल पे है। उसी के सबब पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो भी ऊपर जा रही हैं। तेल की कीमतों का ऊपर जाना एक छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि पूरे यूरोप की इकॉनमी, पूरे पाकिस्तान, बाकी मुल्कों की इकॉनमी सिर्फ इस तेल की कीमतों में जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से बैठना शुरू हो जाती है। और बेशतर ममालिक पहले ही अफरात ज़र की वजह से, लो GDP ग्रोथ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं और इसके सबब उस मसले में मज़ीद इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान ने इस सारे क्राइसिस में बहुत एक की फिगर के तौर पर एक सेंट्रल लीडिंग रोल प्ले किया है। जो एक डायरेक्शन सेट करनी होती है ना, पाकिस्तान ने वो काम किया। लेकिन शायद अब मामला उससे आगे चला गया। किसी को ये तवक्को तो होगी नहीं कि बहुत अच्छे बच्चों की तरह ट्रंप और ईरान वाले बैठेंगे, IRGC वाले, और सारी चीज़ें एक ही मेज़ पे तय हो जाएंगी। नहीं होगा। कई महीने ये तनाव ऐसे ही बरकरार रहेगा जब तक इनका कोई फॉर्मली एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता। ये हल्की फुल्की तो जो मौसीकी थी वो तो चलनी थी, लेकिन जितनी शिद्दत उसमें आ गई है उसमें एक ही बंदा बेनिफिशरी है, उसका नाम नेतन्याहू है। उसके अलावा दुनिया में कोई और इसका बंदा बेनिफिशरी नहीं है। तो हमें इस सारी चीज़ को संभालने के लिए कुछ स्ट्रेटजाइज़ करना पड़ेगा। मुस्लिम ममालिक को कुछ स्ट्रेटजाइज़ करना पड़ेगा और शायद ये काम भी पाकिस्तान ही बेहतर पोजीशन में करने के लिए। पाकिस्तान को टर्की, सऊदी अरेबिया और कतर को इंगेज करके इस पूरे मैकेनिज़्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। पहले जो डिप्लोमेसी हो रही थी कि कभी फील्ड मार्शल चले गए, जाके तेहरान बैठ गए, कभी सऊदी अरब से हमने बात की है, कभी प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है, कभी सागदार साहब ने कॉल की है। तो शायद इस चीज़ को, इस प्रोसेस को पूरे को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेना चाहिए ताकि इस मसले को आइंदा आने वाले महीनों में कैसे संभालना है उसके ऊपर बातचीत हो सके। और उसका शायद इससे बेहतर फोरम नहीं होगा कि इस्लामाबाद एक फॉरेन मिनिस्टर्स को कन्वीन कर ले, टर्की से बुला ले, सऊदी अरब से बुला ले, कतर से बुला ले और ईरान वालों को भी दावत दें और यहाँ बैठ के आपस में डिस्कस भी करें। कुछ ट्रस्ट डेफिसिट ईरान के हवाले से अरब ममालिक में, उसके ऊपर बात हो जाए और आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी, इत्मीनान साजी बहाल होगी तो आगे बढ़ने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। दूसरा बड़ा मसला जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सूरत हाल है। हम दुनिया में तो अमन की कोशिश कर रहे हैं और वो काबिल सताइश है, लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके हवाले से हमारे पास हिकमत अमली की बहुत कमी नज़र आती है। इसका सिर्फ एक हिस्सा काइनेटिक है जो फौजी ऑपरेशन से या बंदूक के ज़ोर पर ठीक कर सके, सिर्फ एक छोटा हिस्सा, टाइनी पार्ट। बाकी 99% दूसरे हिस्से हैं जिसके ऊपर हम पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक की तारीख में उसके ऊपर अमल करने से कासर हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की वहाँ बहुत कमी है, वहाँ क्या पूरे पाकिस्तान में कमी है। तो उसी के सबब आइंदा क्या मसाइल को हल करने का तरीका होना चाहिए, लोगों को कैसे एम्ब्रेस करना है, जो ट्रस्ट डेफिसिट लोगों के दरमियान में पोलराइजेशन है उसको कैसे ब्रिज करना है, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने हैं आपने, गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशन है, पुलिस का महकमा है, जुडिशरी है, वो कैसे ठीक करना है। हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं है। हमारा तरीकाकार क्या है, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो कराची में एक हाई राइज बिल्डिंग है, गलत है, गिरा दो। उसने कहा था मोनाल रेस्टोरेंट गलत है, गिरा दो। अदालत ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गलत था। तो हम इस तरह की जुडिशरी के साथ पाकिस्तान को लेकर आगे नहीं चला सकते। आपको अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो इन इदारों की कोई एक वकार, कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इनके कहे का वज़न होना चाहिए और इनको सिर्फ वही कुछ कहना चाहिए जो कानून के अंदर और जो आइन के अंदर लिखा हुआ है। किसी बाबा रहमत को जाके कहीं वो जो किसी फैक्ट्री की वेस्ट चेक करनी है वो उसका इख्तियार नहीं होना चाहिए। किसी बंदयाल साहब को आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिफ़ाइन करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। किसी काजी फायज़ ईसा को, एक पोलिटिकल पार्टी को ही इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। जितना अनडेमोक्रेटिक और गैर आइनी फ़ैसला काजी फायज़ ईसा साहब का और पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने वाला फ़ैसला उनका है, शायद तारीख़ में वो जो इनके वाले साहब का जो रोल था उसको मेरे ख़्याल में काजी फायज़ ईसा बहुत उम्र तक वजाहत करते रहेंगे कि उन्होंने ये फ़ैसले कैसे किए थे। बल्ले का निशान छीनना और एक पूरे प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को उसमें हो जाने देना और उसके बाद कहना कि मैंने तो बल्ले का निशान छीना ही नहीं था। तो लेट्स होप कि हम बेहतर तरीके से इस पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ने के लिए कुछ दानाई और हिकमत अमली का मुजाहरा करें। और जिस ऑफिस का जिसने हल्फ उठाया है, काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया था, किसी ने और प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस का हल्फ उठाया और उस हल्फ की वो पासदारी करे। वो अल्लाह को भी जवाब देना है और उस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कुछ चीज़ें सामने रख लें तो मामला आसान हो जाएंगे। आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हैं, और सरदार मसूद खान हैं, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सरदार मसूद साहब, ईरान अमेरिका तनाज़ा आगे बढ़ने का क्या रास्ता होना चाहिए? ये तो तनाव जो है इस तरीके से तो मुझे लगता है कि बहुत स्टेलमेट आ जाएगा।
ये मुश्किल की दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि आबनाए हरमूज़ रखना अंदाज हो गई है, उसकी गवर्नेंस किसके पास होनी चाहिए। ईरान ने जो फार्मूला पेश किया था और जिसे अमेरिका ने कबूल किया था, जो मफाहमती यादाश्त में उनकी शिक नंबर 5 के तहत, उसमें यह था कि इन 60 दिनों में कोई रद्द-बदल नहीं होगी उसकी गवर्नेंस में, लेकिन उसके साथ साथ ईरान ओमान के साथ मुशावरत करेगा, दूसरी साहिली रियासतों के साथ मुशावरत करेगा और कोई ऐसा कुलिया ढूंढेगा जिससे इसकी गवर्नेंस का मामला हमेशा के लिए तय हो जाए। उसमें टोल्स लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, और कौन कौन सी लेन्स जो हैं वो ऑपरेशनल होंगी, क्या वो शुमाल की तरफ होंगी, जनूब की तरफ होंगी आबना हरमूज़ की, और उसमें क्या इनकी जॉइंट गवर्नेंस होगी, इस किस्म के मामला तय करने थे। लेकिन अमेरिका ने पहल कर दी और उसने ये किया कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा के कहने के ऊपर ओमान के साहिल के साथ एक मुतबादिल रास्ता तराश लिया, और उसकी वजह से ईरान ने जो है उसके कुछ वेसल्स को निशाना बनाया और यूं आग भड़क उठी और अब हमले हो रहे हैं। जो दूसरा अंसर है वो इनकी इंटरनल डायनेमिक्स है। जब मुफाहमती यादाश्त पे दस्तखत हुए थे तो उस वक्त शहीद रहबर आला का फ्यूनरल नहीं हुआ था। अमेरिका के सदर के ऊपर दबाव आ रहा था, लेकिन उतना दबाव नहीं था जितना अब है, क्योंकि जो मिड टर्म इलेक्शंस भी क़रीब आ रहे हैं और उनसे बहुत से सवाल पूछे गए कि आपने ईरान को इतनी रियायतें क्यों दी हैं और उसे क्यों एक किस्म का यहाँ का चौधरी और चौकीदार बना दिया इलाके का, जो क्योंकि वो मुफाहमती यादाश्त में जो भी तामीरी नौ से मुताल्लिक़ थे, या ये कि उसे आबना हरमूज़ के सिलसिले में जो रियायत दी थी। तो ये जो डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान, कतर या किसी भी बैरूनी मुल्क का कोई लेवरेज मौजूद नहीं है, और वो इतनी तेज़ी से इसके शोले भड़कने लगे। मतलब फ्यूनरल के दौरान जो आवाज़ आ रही थी, बुलंद तरीन आवाज़ आ रही थी ईरान से, वो इंतकाम की थी, और इस तरीके से मुज़ाकरातकार जो थे बाकर कालिबाफ या अब्बास अरागची या सदर पज़ेश्कियान, वो भी एक तरीके से उन्हें कहीं पनाह लेनी पड़ती थी सियासी एतबार से। उधर अमेरिका के सदर जो हैं उनके ऊपर वहाँ जो है इसराइली लॉबी मुकम्मल तौर पर मुतहरक हो चुकी है वाशिंगटन में, और वो उनका न सिर्फ उनका मुस्तकबिल, उनकी लेगेसी तबाह करने के लिए तैयार हैं, बल्कि ये है कि उनको शायद नवंबर के इंतखाबात में उनकी पार्टी को शिकस्त फाश हो और उनको एक कमज़ोर सदर के तौर पर पेश किया जाए। इन मुहर्रिकात की वजह से दोनों तरफ के हमलों में तेज़ी आई है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने सफारती मुज़ाकरात। सर, ये तो हक़ाइक़ हो गया कि अमेरिका और ईरान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ग्राउंड रूल्स इस वक्त किस तरीके से बनाने हैं, उसके ऊपर क्या किया जाए। ये तो रियलिटीज़ है ना कि वहाँ पर ईरान के अंदर ये सूरत हाल है, अमेरिका के अंदर ये है, लेकिन आगे कैसे चलेंगे, इंगेजमेंट को आगे कैसे बढ़ाएं तामीरी तरीके से। जी, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अटैक्स हो रहे हैं, काउंटर अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स, जो रिटेलिएशन हो रही है, वो बड़ी कैलिब्रेटेड है। जो अमेरिका है वो साहिली इलाक़ों को निशाना बना रहा है, और ईरान जो है वो उन बेसिस को निशाना बना रहा है जो खलीजी रियासतों में मौजूद है। अब कतर और पाकिस्तान पस पर्दा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि कतर, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब ये मिल के दोबारा से कोशिश करें, असर नो कोशिश करें, ताकि एक तो ये जंग जहाँ जिस सतह पे पहुँची है उससे आगे ना बढ़े और फुल फ्लाइट वॉर ना हो जाए, क्योंकि इसराइल जो है उसमें कूदने के लिए तैयार है, और दूसरे ये जंग बढ़ के बहराए अहमर और गल्फ़ ऑफ एडन की तरफ और फिर बाब अल मंदब की तरफ न चली जाए, जिसके कुछ इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी तनाव बढ़ रहा है। तो इस वजह से सफ़ारत की एक मरतबा फिर ज़रूरत है। हर जंग जो है वो सफ़ारत के मेज़ पे ख़त्म होती है, वो कितनी बड़ी जंग क्यों ना हो। मेरा ख़्याल है कि असर नो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए, यही रास्ता है। और अमेरिका को भी इसका एहसास है, क्योंकि सदर ट्रंप के लिए जितनी ये जंग बढ़ती चली जाएगी, वो आपने आलमी मंडियों का जिक्र किया, आपने क्रूड ऑयल का जिक्र किया, उसकी प्राइस का जिक्र किया, और आम दुनिया के सारिफीन अभी भी जो है ना बहुत यानी मतलब एक बहुत बड़े ख़तरनाक दौर से निकले थे, दोबारा उसमें वापस जाने का अंदेशा हो रहा है।
तो इस वजह से ये है कि ना अमेरिका के मुफाद में ना ईरान के मुफाद में है। इनको जूद मसूद साहब, एक आखिरी सवाल आपको मैं बलूचिस्तान पे कर लूँ, फिर मैं अपने स्टूडियोज में मेहमानों से चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा राय दें। हमारे कुछ दोस्त ममालिक का, 2 दोस्त ममालिक का ख़ास तौर पर तस्करा आता है, 3 का कर लें, एक हमसाया मुल्क है और दूसरे 2 भी फ्रेंडली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि बलूचिस्तान के हालात के अंदर कुछ ना कुछ उनकी भी सिंपथीज़ उन लोगों के साथ शामिल है जो यहाँ पर कल एक मज़दूरों को 5 को मारा गया जिनका ताल्लुक पंजाब से था, रहीम यार खान के किसी इलाके से था। तो ये रोज़ वहाँ वाक़यात चल रहे हैं, कितनी देर टॉलरेट करेंगे? 42 अफराद 3 दिनों में, पुलिस वाले भी और फ़ौज वाले भी शहीद कर दिए गए। तो हम उन दोनों दोस्त मुल्कों को, बरादर इस्लामी मुल्कों को इंगेज करके ये तो कह सकते हैं कि कम अज़ कम इस काम में तो आप हिस्सेदार ना बने। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन असल में मसला ये है कि उन ममालिक, उनमें से एक मुल्क के साथ हमारे ताल्लुक़ात कशीदा हैं और लेकिन कशीदगी इस हद तक नहीं पहुँची कि इस किस्म का हम सवाल उनके साथ ना उठा सके। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है ये सिर्फ 2 इस्लामी ममालिक तक महदूद नहीं है। इसका जो बुनियादी मुहर्रक है वो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ने ये किया है कि उसने जो अपने दहशतगर्दी के सारे जो नेटवर्क्स थे वो उठा के हमारी मगरबी सरहद पे ले आया है और उसमें मगरबी सरहद जो है वो यानी अफ़गानिस्तान से होती हुई ईरान की सरहद से जाके छूती है और वहाँ जो है इनकी पनाहगाहें भी हैं, तरबियत गाहें भी हैं और हमें ये भी पता है कि इसमें दूसरे ममालिक की एजेंसीज़ भी शामिल हैं क्योंकि वो इस खत्ते को इस तरीके से मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। और अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी की और उसके बाद जो है बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स मौजूद है कि किस तरीके से वो स्टेजिंग ग्राउंड देते हैं, किस तरीके से उनको असला का लाइसेंस देते हैं, किस तरीके से उन्हें नक़्ल व हरकत के लिए ID कार्ड्स देते हैं और किस तरीके से उन्हें माहाना तनख्वाह भी दी जाती है, उनके अमीर को दी जाती है तकरीबन $40,000 US पर मंथ और उनके जो है रैंक एंड फाइल को भी वो किस तरीके से मुख्तलिफ़ सहूलतें मुहैया करते हैं। और फिर जो है जो उनके पास जो अमेरिका यहाँ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड असला छोड़ गया था, कोई तकरीबन $7.5 बिलियन का था, उसमें से मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, थर्मल इमेजिंग के लिए हो या उसके अलावा जो नाइट विजन गॉगल्स हों, उसके अलावा लाइट मशीन गन्स हों, स्नाइपर राइफल्स हों, ये सारे के सारे उनके हवाले कर रहा है। और इसमें पुश्तपनाही सरमायाकारी और इंजीनियरिंग हिंदुस्तान की है, एक्सिक्यूशन भी उसकी तरफ से हो रही है। तो ये यानी मतलब इसको तोड़ने के लिए अगर हम इन 2 इस्लामी रियासतों जिनका आपने ज़िक्र किया है उनको आमादा भी कर लें और उनको आमादा करना बहुत ज़रूरी है। ये मसला आपके सर पे रहेगा क्योंकि ये आपके जो मशरक़ी हमसाया है उसके साथ उसने मशरक़ी सरहद को खामोश कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में 3 जंगें उसने छेड़ दी हैं, आप उसका सामना कर रहे। एक जो है सरदार मसूद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। सरदार मसूद खान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दानियाल साहब, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त बलूचिस्तान में वो तकाजा करती हैं कि हम बहुत संजीदगी के साथ फोकस तरीके से एड्रेस करने के लिए इस मामले को कोशिश करें। बलूचिस्तान की सूरत हाल को क्या कोशिश की जा रही है? एक प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब का विजिट हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम मलिक साहब, बड़े अरसे बाद आपको ऐसी लीडरशिप मिली है जो बड़ी क्लियर है अपने विजन के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बयानुल मरसूस और मार्का हक था, आपके सामने क्लैरिटी थी आर्मी चीफ़ की, फील्ड मार्शल साहब की। फिर इसी तरह अफ़गानिस्तान का जब ये सारा इशू हुआ और बार बार ये इशू उठ रहा था तो उसमें भी बड़ी क्लैरिटी आई और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को लाइटली नहीं लिया और बड़ा एग्रेसिवली गए हैं। देखिए, अभी भी बलूचिस्तान जो है, मैं सिटिंग समवेयर और मैं किसी से एक बात कर रहा था कि आप कोई भी नया मार्केट में प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो हमें बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़ाते हैं कि 4 P's बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रोडक्शन और जो प्लेसमेंट होती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वही आपके चीज़ को कामयाब और नाकाम करते हैं। इसी तरह कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप डिवाइस करते हैं उसमें आपके 3 रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, आपकी जो क्लैरिटी कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ जो आपके वहाँ के लोग जो हैं, जो बट बेसिकली कि जिनके ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन करना है, एलिमिनेशन, वो जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है, बड़ी क्लियर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। और तीसरा, जो बडिंग होते हैं, जो लोग बड करके उनके साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं और उनकी जो दहशतगर्द होते हैं, उनकी बेसिकली लाइफ लाइन होते हैं या उनकी उस
को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो जो अभी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है और फील्ड मार्शल साहब की है वो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि आपने वो लोग जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, वो लोग जो हमारे इदारों के लोगों को शहीद कर रहे हैं, जो सिविलियंस को मार रहे हैं, जो स्कूलों पे मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, उनके साथ कोई अब बातचीत नहीं होगी। इट्स वेरी क्लियर। वो लोग जो बडिंग स्टेज में है, जो नौजवान हैं, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडा के थ्रू इंडियन इन्फिल्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा, उनका पैसा, हिंदुत्व माइंडसेट, मोदी माइंडसेट पैसा लगाकर उनको बर्ड कर रही है, उनकी क्लैरिटी या उनको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें लोकल इंगेजमेंट जो है, उनकी लोकल पॉलिटिकल लोग जो हैं, लोकल उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, और पॉलिटिकल लोगों में जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब उनके चीफ मिनिस्टर ज़रूरी नहीं है या उनके जो MNA और MPs नहीं हैं, उनके जो पॉलिटिकल लीडरान हैं, जो उनके कबायली लीडरान हैं, जो उनके और लोग हैं जो उनके साथ वहाँ खड़े होते हैं उनके दुख दर्द में, उनको ऑन बोर्ड लेना बड़ा क्लैरिटी, उसमें बड़ी क्लियर अप्रोच अब ली जाएगी। वो लोग जो इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं और सो कॉल्ड अपने आप को बलोची कहते हैं, वो बलोची नहीं है और ना उनका कोई ताल्लुक है। वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वो इनकी ब्लड एंड बटर है। आपको जो नाइट विजन गॉगल्स से लेकर जो पैसा है, जो गाड़ियां हैं, 400 गाड़ियां अगर हमला कर रहे हो तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो ऐसी वेपनरी जो आप और मैं सोच नहीं सकते वो आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? तो वो प्रॉक्सीज़ के लिए भी एक हब है, उसको एड्रेस करना चाहिए मतलब ताकत के साथ, और जो बडिंग है उनको एड्रेस करना चाहिए जिरगा और उस ग्रुप के साथ। हुमायूं साहब, जब ये बुगटी वाला वाक़या हुआ वहाँ पे, वो बल्कि उससे पहले चला, जब 35-36 सालों से जब से मैंने इस प्रोफेशन के अंदर पूरा अपना सफ़र गुजारा है, बलूचिस्तान में कभी मैंने अमन होता नहीं देखा। और एक सवाल जब भी मैं पूछता था कि आपके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, जो दानियाल साहब ने कहा मोर और लेस इसी तरह का वो जवाब मुझे जनरल मुशर्रफ से भी सुनने में मिलता था, बाकी लोगों से भी सुनने में मिलता था। लेकिन वो मिसिंग लिंक जो इंगेजमेंट वाला है ना, नैरेटिव बिल्डिंग का, वो इन्होंने कहा नौजवानों को इंगेज करना, बिल्कुल दुरुस्त बात है, एक्चुअली यही काम करना चाहिए। वो कर कोई नहीं रहा हम में से, पता नहीं, एक अफसोसनाक सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। अब ये जो बलूचिस्तान का जो इशू है, सबसे पहले आपको जब भी आप किसी मरीज़ से करते हैं, आप उससे हिस्ट्री लेते हैं, आप देखते हैं कि वो किस तरीके से आपको डेवलप करके बताता है। तो आप ज़रा बलूचिस्तान की हिस्ट्री देखिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम कहाँ किस वक्त आई। आपको 1960s में प्रॉब्लम आई, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 1970s में जब बलूचिस्तान की जो लीडरशिप थी, जो जीती थी, उसको आपने बैन करके उसके बजाय आपने वहाँ पे मार्शल लॉ ले आए, उनको हटा दिया, और सारे लोगों को वो हैदराबाद केस या किस लिहाज से आपने उन सब लोगों को गद्दार कह के अंदर कर दिया। फिर उसके बाद ज़ियाउल्लाह का मार्शल लॉ आया, उन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों को हटाया, ख़त्म किया। उसके बाद एक किसी हद तक एक अमन आना शुरू हो गया था। शायद बेसिक फंडामेंटल इश्यूज शायद थोड़े होंगे, लेकिन अभी वो उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ये याद रखें, ये जो BLA स्टार्ट हुआ है, ये 2006-07 में जब भुगती का केस हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुआ। उससे पहले ये BLA वाला ऐसा नहीं था। BSO उनकी वो BSO थी ना, वो देखिए ना, वो बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और चीज़ है, बलूचिस्तान मैं बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं अपनी जगह के हुकूक के लिए चीज़ मांग रहा हूं, ये एक चीज़ है। मैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हूं, मैं बलूचिस्तान को लिबरेट कर रहा हूं। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक में बिनाइन है, वो आपको मारेगा नहीं, आपसे अपने कुछ हुकूक मांग रहा है। एक है वो कैंसरस हो रहा है, वो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, और उसको आज अगर हम किसी जगह पे एम्पुटेशन कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि इसका कितना इलाज जो हम लोगों ने नहीं किया प्रॉपर तरीके से, ये उसके साइन ऑन सिम्टम्स है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट नॉट नो कि व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल, लेकिन मेरा ये ख्याल है, लेकिन हुमायूं साहब, क्या हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैंसर फैल कितना चुका है? सर देखिए, मेरी बात सुने, देखिए कैंसर इस वजह से फैल चुका है कि हम उसको, मेरी नज़र में हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। देखिए, एक नौजवान होता है, नौजवान को कोई नैरेटिव बेचना आसान नहीं होता जब तक वो नौजवान के दिल या दिमाग के करीब ना हो। वो नैरेटिव बेचना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, अगर आप ज्यादतियां करते जा रहे हैं, मतलब
मेरे लिहाज से वो लोग जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो यंग इंजीनियर्स हैं, जो यंग हुए हैं, जब हम उनको ब्रांड करना शुरू कर देते कि यार ये टेररिस्ट है, ये सारे, मेरी नज़र में ये सही तरीका नहीं है। मेरी नज़र में हम गलत तरीके से इसको एड्रेस करें। जो अभी बात हो रही थी कि इनको हमने बातचीत, देखिए मेरी नज़र में वी हैव टू स्टेप बैक, वी हैव टू जेन्युइनली सी कि कहाँ हम लोगों ने गलत काम किया और उसको एड्रेस करो। देयर इज नो हार्म इन एड्रेसिंग दैट थिंग। बात जगह पे ज्यादती हुई है, और देखिए एक बात है, आप ज्यादती करें, एक दिन करें, एक हफ्ता करें, 2 हफ्ता करें, वो ज्यादती के खिलाफ जो आपकी जद्दोजहद होती है या जो आपकी वो ग्रीवेंसेस होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदलनी शुरू हो जाती हैं। ये नफरतें अच्छी नहीं होती हैं। ग्रीवेंसेस फिर भी ठीक हो जाएंगी, नफरतें। हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हम लोगों ने एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। हमने अभी ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो वहाँ के जो लोकल है, वो एक पार्टी भी नहीं है, जेएसी है, हमने उन सबको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी, मेरी नज़र में नहीं, मैं गलत हूँ, मेरी नज़र में ये नहीं करना चाहिए। इसके और बड़े अच्छे तरीके हैं रिजॉल्व करने के। अगर आप आज नहीं करोगे, आप इसका बहुत सख्त नुकसान उठाओगे। और जो मुशर्रफ ने किया, मैं समझता हूं दैट इज अनफॉरगिवेबल, अनफॉरगिवेबल। आप सोचें, आप एक पॉलिटिकल लीडर को वहां पे कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ करूंगा और एक बॉम्ब आएगा, वो करे, वो आ जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से। आप मुझे बात बताएं, वहां के लोग क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? जो बंदा भी हुकूमत में हो उसको तो ये कहना ही नहीं बनता, ये लफ्ज़ नहीं, वैसे भी नहीं बनता सर। हुकूमत के अलावा ही वाज रिप्रेजेंटिंग आर्मी, तो ये नफरत उसका वो नहीं वो करेगी। ये वो चीज है जिसमें मेरी नजर में उस चीज को एड्रेस करके, उस बंदे की उस हरकत को एड्रेस करके कहना चाहिए यार दैट वाज रॉन्ग। सही। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में कोई मल्टी प्रॉन्ग्स अप्रोच की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा इशू वहाँ इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम 800 अरब रुपए से ज़ायद इस साल बजट में रखे हैं, जो हम लोगों को कैश ट्रांसफ़र्स करेंगे। अगर बलूचिस्तान की मैं पूरी पॉपुलेशन को भी सोच लूँ कि अगर कैश ट्रांसफ़र करनी हो, अल्लाह रहम करे ऐसी सूरत हाल नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो दिस अमाउंट इज़ गुड इनफ कि उनकी आप इकनॉमिक एटलीस्ट कुछ जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको कम करने के लिए, उसको एलिविएट करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं करते। जो डिविजिबल पूल से बलूचिस्तान को पैसे पिछले 5 साल जाते रहे, NSC वार्ड के तहत एडिशनल मनी जाती रही बलूचिस्तान के लिए, कुछ काम नहीं हमने किया। सबसे बड़ा इशू ये है कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे गवर्नमेंट होती हैं, कभी रईसानी होता है, कभी अभी बुक्टी साहब हैं, कभी कोई और होगा, लेकिन ट्रू रिप्रेजेंटेशन हम कभी नहीं ला पाए। उनको डर भी कोई नहीं है नीचे से, वो बलोच पॉपुलेशन है या पख्तून पॉपुलेशन है, वहाँ क्या हो रहा है, दे डोंट केयर। क्योंकि वो अगर ये फ़िक्र हो कि मैं कल इनके वोटों से मुंतखब होना है तो फिर मैं ज़रूर उसके लिए कुछ करूँगा। दानियाल साहब, इसके लिए कुछ हमें लंबे अरसे के लिए कुछ हिकमत अमली के ऊपर काम करना चाहिए। कुछ को जफ्फी डालनी पड़ेगी। कुछ तो वो होंगे ना कि जो सिर्फ बंदूक से सीधे होंगे, लेकिन बड़ा हिस्सा हमेशा वही होता है जो जफ्फी से सही होता है। मैं नदीम मलिक साहब आपकी हाफ स्टेटमेंट से एग्री करूँगा और हाफ से डिसएग्री। देखें, जो हमारे बच्चे और हमारे जवान अपनी जानें शहीद कर रहे हैं उधर, उनकी जो बेवाएँ अंदर बैठी हैं, जब कल हम उन लोगों के साथ जफ्फी लगाएंगे जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, जिन्होंने हमारे स्कूलों पे, कॉलेजों पे निहत्ते बच्चों को कत्ल किया, हमला किया, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके साथ हम सीरीना और मैरियट में बैठकर उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं। निगोशिएशंस आपकी किसके साथ होंगी? वो उन लोगों के साथ होंगी जो आपकी जो अपने ग्रीवेंसेस रखते हैं, जिनको इश्यूज़ हैं और वो समझते हैं कि उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, उनके साथ होंगे। जिन्होंने आपके ऊपर हमले किए, जो इंडिया से पैसे लेके वो असला उठाकर आपके घर पे आपको मार रहे हैं, ये सारी कैंपेन्स जो है पहले हो चुकी हैं। 2 स्ट्रैटेजी जो है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होती, ये बार बार हो चुकी हैं। आधे कहते थे कि फ़ुटबॉल दे दो। मैं एक साहब को मिला, उन्होंने कहा मैंने 50,000 फुटबॉल दिए हैं, और वो बच्चे खेलते हुए उन फुटबॉलों से भागते हुए और मैं उनको देख रहा था। तो उन बच्चों को तो फुटबॉल दें, लेकिन उन बच्चों के जो ऊपर बैठकर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, जब तक उनको आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, वो सोच जिसमें अब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, इतनी ज़्यादा। अब मुझे बताएं कि जो बैठे हुए हैं क्या नाम था उसका, गाय बरमदाद सर, ये इंडिया में बैठ के पहाड़ों पे चढ़े हुए कितने होंगे? 2,000 लोग होंगे सर।
नहीं, इन पहाड़ों में चढ़े वालों के बाकी बलोच पॉपुलेशन को तो एंगेज करें। फैसिलिटेटर्स कौन है जो फ्रांस में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं? सर उन सारों को आप डंडे के साथ डील करें, लेकिन बाकी बलोच पॉपुलेशन को तो एंगेज करें। बिल्कुल एंगेज करें, उनको बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक दिस विल बी एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी। देखें इसके बगैर कोई हल नहीं है। आई थिंक वही अब आपको अभी जो प्राइम मिनिस्टर, आपके फील्ड मार्शल साहब, आपकी पूरी टीम वहाँ गई और अभी डिप्यूट हो रही है और इसको बड़ा एग्रेसिवली एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और अभी आपके जो ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, अभी एज ऑफ राइट नाउ तकरीबन 22-23 दहशतगर्द मारे गए हैं जो आपके रोज़ ऑपरेशन हो रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द बिगिनिंग कि आपने जब तक उन लोगों को सिक्योरिटी नहीं देंगे जो वहाँ के रहायशी हैं। आपने पूरी कैंपेन में जो आपने मीडिया देखी जहाँ लोग शहीद हुए, लोग क्या आपको कह रहे थे कि हमें अपने घर में महफूज रहने दो, हमारी हिफाजत की जिम्मेदार सरकार। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी रिस्पांसिबिलिटी जो ऊपर बैठकर इंडिया के पैसों से आपके ऊपर हमला कर रहा है। यहाँ वो अफगानिस्तान के थ्रू, दे नॉट बलोच, दे नॉट फ्रॉम दैट लैंड। ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं बलूचिस्तान से, ये अफ़गानिस्तान से, ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं आपके इंडिया से, पैसा ले रहे हैं बाहर से और फिर आपके लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये इनको पता है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के दिल के करीब है, पाकिस्तान का दिल है। हम उन लोगों से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स और चीज़ें कामयाब होगी तो लोग खुद मुख्तार हो जाएंगे। उनको खुद मुख्तार होने से ये रोकते हैं, उनको अपनी टांगों पे खड़ा होने से ये दहशतगर्द रोक रहे हैं। और इंशाल्लाह आई थिंक विद द क्लैरिटी एंड जिस तरह मैंने आपको कहा कि बयानुल मरसूस और मार्का हक में हमें जिस तरह कामयाबी मिली, सिर्फ एक वजह से, एक रब की मदद थी, क्लैरिटी की वजह से। यहाँ भी क्लैरिटी करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। हुमायूं साहब, वो हिकमत अमली आपको पार्लियामान में बार बार उठानी चाहिए। PTI वाले उठाएं अगर हुकूमत नहीं उठाती, सवाल उठाएं अब आप, इस पे तो कोई नहीं रोकता आपको। देखिए, मैं अगेन कहता हूँ, अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो वहाँ 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स आपको नज़र आते हैं जो लोग कहते हैं। एक, वहाँ के रिसोर्सेस एक्सप्लॉयटेशन, लोग कहते हैं। नंबर 2, वहाँ पे जो लेट्स से जो गवादर पोर्ट है वहाँ पे उसका इम्पैक्ट लोकल मैसेस पे नहीं है, कोई वहाँ पे जॉब क्रिएशन लोकली नहीं हो रही। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ है जो काफ़ी अरसे से चल रही है, वो है मिसिंग पर्सन। ठीक है। नंबर 3 उस जगह पे आ जाता है कि भाई ये जो एक सेपरेटिस्ट है, आप इनको एक ही थाली में डाल के नहीं एड्रेस कर सकते, आपने इनको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ों को एड्रेस करना है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने एक ही थाली में ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी, और एक डंडे के साथ सबको हाँक रहे। आप नहीं कर सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जो हमारे पार्लियामान में के अंदर जो मेंबर्स हैं, सबसे जो रिच मेंबर्स हैं वो बलूचिस्तान के हैं। सबसे जो रिच मेंबर है वो बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान ऑन द अदर हैंड सबसे पुअर है। वहां पे अगर इतने अरसे में मतलब जितना पैसा आज तक लगा, मैं किसी भी, मैं चाहे वो केपी कह लो, चाहे वो पंजाब कह लो, पंजाब में 57 खरब रुपए लग चुका है। बलूचिस्तान में उसी तरीके, आप कभी उसका देखो या उसको 1% भी मुझे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वी हैव फेल्ड दिस कंट्री। हम एज अ लीडर ऑफ दिस कंट्री, एज क्या कह सकते हो, द एलीट क्लास ऑफ दिस कंट्री, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो, चाहे वो आपकी जो क्या कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी उस लिहाज से हो, चाहे वो आपके ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आपकी ये क्या कह सकते हैं इदारे हो। वी हैव फेल्ड दिस कंट्री सो फार। पहले, और ये इस वजह से कि यहाँ पे जुल्म होता रहा है। ये याद रखें, जुल्म जो है ना वो कभी चीज को आगे नहीं बढ़ाएगा। पहले कम जुल्म होता था, हम लोग अपने रीजन में पीछे हटना शुरू हो गए बाकियों से। अब जुल्म ज्यादा हो गया, हम जहां थे हम उससे पीछे हटना शुरू हो गए। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान कोई 15 से 20 साल पीछे चला गया है, बाज़ चीजों में 75 साल पीछे चला गया है। हमारी जो क्या कह सकते हो से पॉवर्टी थी वो हमारी 2010-12 में जाके चली गई है। इतने पीछे चले गए हमारे, उस वक्त इतनी पॉवर्टी थी। 2022 में 18% थी,
हम 44% पे चले गए हैं। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तबाहकुन लेवल पे 33% पे चली गई है। देखिए ये वो चीज़ें हैं कि आपको एक दफ़ा बैठ के देखना पड़ेगा कि इसको कैसे एड्रेस करें, और हर चीज़ को एड्रेस करने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी निकालनी होगी, मुख्तलिफ लोगों को लाके करना पड़ेगा। किसी जगह पे आपको बड़ा दिल करना होगा, आपको बाज़ जगहों पे बड़ा दिल करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने हमारे लोगों की वो किया, हम उनसे क्यों गले मिले। लेकिन फिर आप देख लेना यूके ने क्या किया था, वहां पे भी तो IRA हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन एक बॉम्ब ब्लास्ट कर लेती थी ना, लेकिन उसका सोल्यूशन फिर आ गया था ना। आप इस जगह पे भी करें, मे भी बाज़ चीज़ें शायद आपको, जब आप दवाई खाते हो कड़वी दवाई होगी ना, टीका लगेगा ना, दर्द होगा, लेकिन उसका इलाज आपको एंड में इसी तरीके से मिलेगा। वरना मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान से बड़ी आर्मी वहां बैठी हुई है, बलूचिस्तान से छोटा इलाका वहां पे है, वो नहीं काबू कर पा रहे। आपने इसको देखना होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। अगर आप वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर, और मैं बताऊं आपके पास ऐसे जहन है, आपके पास ऐसे जहन है कि वो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे देंगे। दानियाल साहब, आपको पार्लियामान के अंदर मुख्तलिफ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की कमेटी बनानी चाहिए जो इसको रेगुलरली डिबेट करे, इसमें कोई मजायका नहीं। नदीम मलिक साहब, मैं खाली एक अगर बात करूं, आज से 30 साल पहले बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा महरूमियाँ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, स्कूल्स भी नहीं थे, वहाँ नौकरियाँ भी नहीं थी, लेकिन वहाँ हिंदुस्तान की इन्फिल्ट्रेशन कम थी। आज हज़ारों कनाल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए। आज बलूचिस्तान में तकरीबन पिछले कुछ सालों में 900 स्कूल्स बन गए हैं। आज बलूचिस्तान में तकरीबन 95,000 किलोमीटर्स की डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड्स, गलियां, चीज़ें बन चुकी हैं। आपके इसी तरह आपके स्मॉल डैम्स बन चुके हैं। वहाँ पाक चाइना कॉरिडोर, सी पॉट, ये तमाम वो चीज़ें, और मल्टीपल में और चीज़ें आपको गिनवा सकता हूँ। BHUs 53,000 BHUs बन चुके हैं, हाँ 5300 BHUs बन चुके हैं। आपके रूरल हेल्थ सेंटर्स बन चुके हैं, एंड मैनी मोर। देखिए आज बहुत बड़ा इशू क्या है बलूचिस्तान में, दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड, इज़ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हिंदुस्तान, फितनातुल हिंदुस्तान और उनकी एजेंसीज़ का, उनका और उनके जो गिरदो नवा में, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे, आई डोंट वांट टू टेक मोर नेम्स, बलूचिस्तान अफगानिस्तान का एक रोल है, तो उनकी इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, जब इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई, पाकिस्तान के अलावा दो इस्लामी मुल्क का रोल है, इंडिया तो है ही है जी, इंडिया एंड 2 more countries that as we were speaking earlier as well। एक का जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात थोड़े ख़राब हैं, और एक से अब बेहतर अच्छे ताल्लुकात हैं। देखिए उनकी एजेंसीज़ के बड़े वहाँ एक गहरे जो नाखून थे ना, वो पाक वहाँ थे। गवादर जो था उनके गले की हड्डी थी। गवादर को डेवलप ना करने के लिए आपको याद है कि किस तरह किस मुल्क ने गवादर लिया और 10 साल उसको बिल्कुल स्टेगनेंट कर दिया कि ग्रो ही ना कर सके। वो भी रीजंस हमें पता है, एंड सो ऑन। ये एक स्ट्रैटेजी वहाँ कामयाब, जिस तरह पहले मैं कहता है, इट इज़ नॉट, इट्स ईजियर देन डन, ईजियर सेड देन डन। जो स्ट्रैटेजी अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। देखें आज जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो उसके बगैर जो है ना, ये आधा तीतर आधे बटेर से हांडी नहीं बनेगी। क्लैरिटी है आपकी यही होगी कि आपने एग्रेसिव अप्रोच लेनी है जो आपके खास खिलाफ एग्रेशन कर रहे हैं, और आपने गले लगाना है जिसमें एक आउंस भी गले लगाने की अंदर या महरूमी की जिसके अंदर एक तड़प है, जो कहते हैं। दानियाल साहब, हमारी दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।